फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि आज लाइव सेशन है वहां तक ये सेशन पूरा स्प्रेड कर दो। तो जैसे कि आपको पता है हमारा लीनियर अलजेब्रा का सेशन चल रहा है और आज लास्ट लेक्चर है। आज लीनियर अलजेब्रा का लास्ट लेक्चर है। हमने कल सीख लिया था आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स कैसे निकालना है। उससे पहले सीखा था हमने कि वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है वो कैसे जज करना है। तो हमने एक बात ऑब्जर्व की, दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है और अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है तो ये दो टॉपिक्स आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। जैसे कि हमने कल देखा था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालना सिर्फ सिंपल एक मैकेनिज्म है। पहले आप क्या करते हो, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 सेट करते हो, आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलता है। उसके रूट्स जब आप निकालते हो तो आपको क्या मिलते हैं? आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। फिर उसके बाद हमने देखा था आइगन वैल्यूज मिलते हैं, फिर हम क्या करते हैं बी माइनस ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 वेक्टर 0। ये वाला जब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम एक अननोन फाइंड करते हैं। क्या? आइगन वेक्टर। उस सिस्टम का इक्वेशन सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? आपका आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू डेट आइगन वैल्यू। जो आइगन वैल्यू लेके आपने बी मैट्रिक्स बनाया, आपने ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स बनाया। ओके, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं यहां पे। चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, आज का लेक्चर बीच में मत छोड़ के जाना क्योंकि आज आपको असाइनमेंट भी मिलेगा और असाइनमेंट में ऑलमोस्ट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के जो बेसिस पे असाइनमेंट आपको मिलेगा उसमें ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन होंगे। ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन होंगे। सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें मैंने डाल दिए हैं। आप आराम से उनको बनाओ और जो भी मैं अभी कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा, प्रॉपर्टीज, आज हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे स्पेशली, और उसके बेसिस पे मैं भी 8-10 प्रॉब्लम करवाऊंगा और उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको असाइनमेंट भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। ओके, सबको गुड इवनिंग। तो चलो, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि क्योंकि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, गेट के ऑलमोस्ट क्वेश्चन उसके बेसिस पे ही हमें पूछे जाते हैं। 10वां लेक्चर मिस हो गया है, उसको हम देख रहे हैं कि जिनके भी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी लेक्चर मिस हुए हैं, क्या उनको किस तरीके से फिर से रिशेड्यूल किया जा सकता है पब्लिक के लिए, वो हम देखेंगे। लेकिन आप उनकी टेंशन मत लो, आपके लिए हम हमेशा बैठे हैं। आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, आपको डिसअपॉइंट कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर है उस पर ध्यान देना। आज के लेक्चर में जो भी बोर्ड पे लिख रहा हूं, एक एक पॉइंट आपके नोटबुक में जाना चाहिए और वही बस देखो। लीनियर अलजेब्रा का मैं बोल दूं, जैसे सुजीत सर ने प्रोबेबिलिटी आपको करवा दिया, तो सुजीत सर ने जो भी लिखवाया है उससे बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है। उन्हीं चीजों को रिवाइज करना है। मैथ्स में प्रैक्टिस मैटर करता है, मैथ्स में प्रैक्टिस मैटर करता है। और लीनियर अलजेब्रा में जितना मैंने नोटबुक में लिखा है उतना सफिशिएंट है। क्वेश्चन उसी के ही अंदर आने वाला है। हर सब्जेक्ट में ऐसा ही चलेगा, मींस हर चैप्टर में ऐसा ही चलने वाला है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। ओके, टेलीग्राम ग्रुप देखो, असाइनमेंट लीनियर अलजेब्रा में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आते हैं? मैंने पहले ही बताया था 90% क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर से आते हैं। इसलिए मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको 15 से 20 क्वेश्चन दिए थे असाइनमेंट में, और यहाँ पे भी 5-6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए थे ताकि आपके सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाए। फिर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स जो हम आज पढ़ने वाले हैं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको करवाऊंगा। ऐसा समझ लो गेट के 45% क्वेश्चन जो आज और कल हमने पढ़ा है वहीं से ही आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो। हाँ, आज लीनियर अलजेब्रा हम कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं वो देखो। कल मुझे ये पता चला कि आपको मैंने बोला था कि 3x3 मैट्रिक्स के लिए आप आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालो, जो कि मैंने होमवर्क में दिया था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा है अभी भी आइगन वेक्टर फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो चलो हम कल वाला ही एग्जांपल देखते हैं जिसके लिए मैंने होमवर्क दिया था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड करने के लिए। उसकी एक आइगन वैल्यू के लिए मैं फिर से आपको बता रहा हूं प्रोसीजर आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो लेट अस बैक टू द प्रॉब्लम जो हमने कल किया था। तो कल हमने यहां पे एक एग्जांपल देखा था, ध्यान से देखना। और मैं एक आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकालूंगा, फिर बाकी के 2 आइगन वैल्यूज के लिए आप खुद आइगन वेक्टर्स फाइंड करना। तो कल हमने मैट्रिक्स देखा था ये वाला A इज इक्वल टू, जो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स था,
फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करके हम प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। 10 से 12 प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज अच्छे से आपको याद रखनी है। उसके बाद प्रॉपर्टीज का यूज करके गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कैसे टाइम सेव हो सकता है वो हम देखेंगे। तो कल का एग्जांपल था 1 2 3 0 0 1 2 3 0 0 -4 2 0 7। तो इसके आइगन वैल्यूज क्या थे? एक आइगन वैल्यू था 1, एक आइगन वैल्यू था -4 और तीसरा आइगन वैल्यू क्या था? 7। हमने देखा था जो सिस्टम का क्या होगा ऑर्डर, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उतने ही हमको आइगन वैल्यूज मिलेंगे, वही क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। तो ये हमारा आ गया आइगन वैल्यूज। अभी मैं क्या करूंगा? आइगन वेक्टर फाइंड करूंगा इस आइगन वैल्यू के लिए 1 के लिए आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यू 1, आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1। तो हमें अगर आइगन वेक्टर फाइंड करना है करस्पॉन्डिंग टू एनी आइगन वैल्यू, तो सिंपली क्या करना है? पहले कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स या बी मैट्रिक्स बनाओगे लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए। तो हमें पता है बी मैट्रिक्स हमने देखा था क्या होता है? a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई, और लैम्डा क्या है? 1। तो सिंपली क्या होगा? a माइनस आई। सिंपली क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कैसे बनेगा? ये आपका मैट्रिक्स है ओरिजिनल मैट्रिक्स A, उसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। तो मुझे बताओ B क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होंगे? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे 1 1 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0। इनमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। 2 3 ऑफ डायगोनल। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो सबट्रैक्शन में ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। 2 3 0 0 0 -4 -1 कितना होगा? -5। फिर क्या होगा? 2 ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसमें से क्या हो जाएगा? 1 सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 6। ये क्या हो गया? 6। क्लियर इतनी बात? तो ये अपना आ गया 0 2 3 0 -5 2 0 0 6 0 0 6। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ मुझे। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? कल हमने ये एग्जांपल देखा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आइगन वेक्टर में प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए ही मैं ये आपको फिर से करवा रहा हूं। देखो आइगन वेक्टर में प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए फिर से हम कर रहे हैं, इसलिए ये हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखो। तो सिंपली मेरे पास क्या था? सिंपली मेरे पास एक मैट्रिक्स था A, उसके आइगन वैल्यूज हमने कल निकाल लिए थे 1 -4 7 1 -4 7। क्लियर इतनी बात? अभी हमने क्या किया? फिर हमने क्या किया? हमने बोला लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए मैट्रिक्स B बनाते हैं, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, जो कि क्या है? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स A लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए क्या बनेगा? A माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर A माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स किया तो हमारा क्या आ गया? 1 -1 आ गया 0, 2 सेम रहेगा, 3 सेम रहेगा, यहां 0 0 सेम रहेंगे, -4 -1 हो जाएगा -5, 2 हो जाएगा वहां पे 2, 7 -1 क्या होगा? 6 होगा, 7 -1 होगा 6 होगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? अगर यहां तक सबको क्लियर है तो मुझे बताओ प्रॉब्लम कहां पे हो रही है? प्रॉब्लम होगी बस अभी क्या करना है? सिंपली bx इज इक्वल टू 0, ये हमारा सिस्टम था होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। bx इज इक्वल टू 0, इस सिस्टम को सॉल्व करना है। इस सिस्टम को क्या करना है? सॉल्व करना है। क्लियर हो गई इतनी बात? इस सिस्टम को सॉल्व करना है। फिर से मैं बोल रहा हूं bx इज इक्वल टू 0 एक मैट्रिक्स है, bx इज इक्वल टू 0 एक मैट्रिक्स, सॉरी सिस्टम ऑफ क्या है? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें मेरा क्या है? x एक अननोन वेक्टर है। x क्या है? अननोन वेक्टर, जो कि मेरा आइगन वेक्टर है, जो कि मेरा आइगन वेक्टर है। तो सिंपली अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है, तो सिंपली क्या करूंगा? इसके रिस्पेक्ट में, इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में मेरा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है? b को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ले जाऊंगा और देखूंगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे या एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे या एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। अभी सेम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो अप्रोच यूज करते थे वही अप्रोच यहां पे यूज करो। यहां पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है? अपना b है, और देखो कि आइगन वेक्टर्स क्या आ रहे हैं, मतलब ये x सॉल्यूशन क्या आ रहा है। फटाफट इसका सॉल्यूशन फाइंड करो, मैं वेट कर रहा हूं आपका। हाँ बिल्कुल, फास्ट कंटिन्यू, फास्ट कंटिन्यू। तो यहां पे मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब आप इसका सॉल्यूशन बताओगे। इसका मुझे सॉल्यूशन बताओ तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, इसका मुझे सॉल्यूशन बताओ तो ही हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि और भी क्वेश्चन है आगे।
आगे और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं बेटा, ध्यान देना, आगे और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, आगे और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये मेरा हो गया। चलो चलो मैं इसका बता देता हूं सॉल्यूशन। इसका ये bx इज इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यहां पे मुझे दिख रहा है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या ऑलरेडी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है? ध्यान से देखो, क्या मेरा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है? फटाफट बताओ, क्या मेरा ये वाला कोएफिशिएंट रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है? ये मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है। क्यों रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है? ध्यान से देखो, अभी ध्यान से चीजें ऑब्जर्व करो। जो फर्स्ट रो है उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 0। सेकंड रो में भी नंबर ऑफ जीरोस बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट कितने हैं? 1 है। यहां पे नंबर ऑफ जीरोस बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट 1, यहां पे नंबर ऑफ जीरोस बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट 1। ये क्या है? इक्वल है। इसमें भी एक 0 है, इसमें भी एक 0 है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ऐसा नहीं होता। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में जो लोअर रो है उसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होते हैं कंपेयर टू अपर रो, कंपेयर टू अपर रो। तो ये क्या है? रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है। तो इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हमारे पास एक तरीका होता है। क्या होता है? जो फर्स्ट रो का ध्यान से सुनना, जो फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, जो फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, उसको हम क्या करेंगे? उसके नीचे सारे एलिमेंट्स जीरो बना देंगे। उसके नीचे सारे एलिमेंट्स हम क्या बना देंगे? जीरो बना देंगे। तो यहां पे 2 को क्या करोगे? -5/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर दोगे? सबट्रैक्ट कर दोगे। या ऐसा नहीं करना है, अगर रो इक्विवेलेंट फॉर्म में सिस्टम को नहीं ले जाना है तो डायरेक्ट यहीं से ही आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि हमें पता है अगर हम ओरिजिनल सिस्टम को सॉल्व करेंगे या रो इक्विवेलेंट फॉर्म में लेके जाके सिस्टम को सॉल्व करेंगे, सेम सॉल्यूशन आएगा। तो ओरिजिनल सिस्टम तो मेरे पास यही है और इसमें कोई परेशानी नहीं है सॉल्व करने के लिए। इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हम बेसिकली क्यों जाते हैं? ज्यादा जीरोस बनाने के लिए, सिस्टम को इजीली सॉल्व करने के लिए। यहां पे तो ऑलरेडी बहुत सारे जीरोस हैं, तो इस मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ले जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे सॉल्यूशन फाइंड होगा? देखो मेरे पास बी मैट्रिक्स है 0 2 3 0 -5 2 0 0 6 और यहां पे देखो क्या है? x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। क्लियर इतनी बात? और एक दूसरी बात यहां पे ध्यान दो, हमने देखा था अगर आपके पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर आपके पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करके ये एटलीस्ट आप पता लगा सकते हो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहां पे जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है बी, उसका देखो डिटरमिनेंट 0 है। क्यों? क्योंकि उसका एक कॉलम पूरा 0 है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर एक रो या एक कॉलम एटलीस्ट कंप्लीटली 0 है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स बी है इसका रैंक क्या होगा? 3 से कम होगा। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 3। इसका मतलब यहां पे क्या होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो यहां पे देखो इसको सॉल्व करो। 6 × x3 इज इक्वल टू 0। चलो स्टार्टिंग से सॉल्व कर रहा हूं। x1 + 2x2, देखो यहां पे सॉरी 2x2 + 3x3 इज इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर इतनी बात? फिर क्या आएगा? -5x2 + 2x3 इज इक्वल टू 0 आएगा। फिर क्या आएगा लास्ट में? 6x3 इज इक्वल टू 0। अगर 6x3 इज इक्वल टू 0 है इसका मतलब x3 क्या आएगा? 0 आएगा। अगर मेरा x3 0 है तो इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन यूज करो, x2 भी क्या आएगा आपका? 0 आएगा। x2 क्या आएगा? 0 आएगा। और x1 हम फाइंड कर ही नहीं पाए तो सिंपली हम क्या बोलेंगे? x1 मेरा फ्री वेरिएबल है जिसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, लेट अस से t, where t belongs to r, where t belongs to r। क्लियर इतनी बात? तो हम आइगन वेक्टर सिंपली फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? पहले बी मैट्रिक्स बनाएंगे करस्पॉन्डिंग टू डेट आइगन वैल्यू, फिर सिंपली इस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फिर जो ये हमें सॉल्यूशन वेक्टर मिलेगा वही हमारा क्या होगा? आइगन वेक्टर होगा करस्पॉन्डिंग टू डेट आइगन वैल्यू। यहां पे देखो क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे जीरोस क्रिएट ऑटोमेटिकली क्रिएट है मैट्रिक्स में, क्रिएटेड है, तो इसलिए हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म पे गए ही नहीं, ओरिजिनल सिस्टम को ही सॉल्व किया। लेकिन हमने यहां पे क्या एक चीज नोटिस की कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। क्यों? क्योंकि जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है बी, उसका क्या है? डिटरमिनेंट 0 है, मतलब इसका रैंक 3 से कम होगा, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। इसका मतलब यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। फिर हमने क्या देखा? x3 मेरा 0 आ रहा है। फिर इस इक्वेशन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को यूज किया,
फिर हमने देखा x2 भी 0 आ रहा है, और सीधी सी बात है यहाँ पे x1 हमें नहीं मिला, और हमें ये भी पता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, तो x1 की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जिसको मैंने बोल दिया t बोल दो या k बोल दो, कुछ भी बोल दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो यहां पे t बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, पर जीरो नहीं आएगा, पर जीरो नहीं आएगा। क्लियर इतनी बात, t बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन जीरो मत ले लेना, जीरो नहीं लेना है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, जो मेरा सॉल्यूशन बनेगा डेट इज x, जो कि आइगन वेक्टर है, वो देखो क्या बना, x1 x2 x3 इज इक्वल टू क्या बना, x1 मैंने ले लिया है t 0 0, t 0 0, और t को कॉमन निकाल दो तो क्या होगा 1 0 0 1 0 0। क्लियर इतनी बात, तो मैं बोल सकता हूं मेरे पास एक आइगन वेक्टर पॉसिबल है, डेट इज 1 0 0, ये एक आइगन वेक्टर में बोल सकता हूं करस्पॉन्डिंग टू डेट आइगन वैल्यू, क्योंकि t इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा 1 0 0। वैसे तो देखा जाए करस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू यहां पे क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स, लेकिन मैं बोल सकता हूं सिंपली t इज इक्वल टू 1 के लिए ये एक वैलिड आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो सिंपली ऐसे आपको प्रोसीजर फॉलो करना है और आइगन वेक्टर फाइंड करना है। मैंने कर लेमड़ा इज इक्वल टू 1 के लिए फाइंड किया, आप लेमड़ा इज इक्वल टू -4 के लिए फाइंड कर सकते हो, सिमिलरली लेमड़ा इज इक्वल टू 7 के लिए भी फाइंड कर सकते हो। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? ओके, बिल्कुल इनफाइनाइट। वी विल प्रोसीड वाया डिटर्मिनेंट, बिल्कुल देखो यहां पर डिटर्मिनेंट दिख रहा है। कोएफिशिएंट जब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है तो मैंने आपको सिखाया था आप डिटर्मिनेंट वाला अप्रोच यूज कर सकते हो। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब क्या होगा, सिंपली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अगर मेरे पास क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, और सिर्फ हमें यह कंक्लूड करना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, तो सिंपली क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में यूनिक सॉल्यूशन एक ही होता है, जो कि होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिसको हम जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। लेकिन आइगन वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं होता, आइगन वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर होता है। क्लियर इतनी बात? ओके, देखो यहां पे क्यों लिए t इज इक्वल टू 1, मैंने ऐसे ही ले लिया। t देखो मैंने यहां पे लिख दिया t बिलोंग्स टू r, उसमें जीरो नहीं आएगा, उसमें जीरो नहीं लेना है। t इज इक्वल टू 1 मतलब देखो, जिसको यहां पे डाउट है वो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला लेक्चर देखे मेरा, जो कि पब्लिक नहीं है, हो जाएगा। लेकिन अभी समझो, देखो x1 इज इक्वल टू टी, ये चीजें आपको उसी लेक्चर में ज्यादा क्लियर होंगी। x1 मेरा फ्री वेरिएबल है, यहां पे x1 मेरा फ्री वेरिएबल है, और फ्री वेरिएबल की मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूं। मैंने अज्यूम किया t बिलोंग्स टू r, मतलब t कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन क्योंकि आइगन वेक्टर निकालना है इसलिए t जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आइगन वेक्टर इज ऑलवेज अ नॉन जीरो वेक्टर। t इज इक्वल टू जीरो इसलिए नहीं ले सकते। बिल्कुल हाँ, t कैन बी एनीथिंग बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि आइगन वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं होता है, आइगन वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं होता है, और यहां पे आइगन वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं होता है। क्लियर इतनी बात? जो लिख रहे हैं बार बार t नॉट इक्वल टू जीरो, वो मेरी लेक्चर भी ध्यान से सुनो, सिर्फ लिखने पे ध्यान मत दो। ओके, चलो अभी यहां पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। तो आई थिंक अभी सबको क्लियर हो गया कि आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करना है। आपको कोई भी लेमड़ा दिया गया हो, कोई भी आइगन वैल्यू दिया गया हो, तो सबसे पहले क्या करोगे, मैट्रिक्स बी बनाओगे। बी क्या होता है, a माइनस लेमड़ा आई, यहाँ पे लेमड़ा इज इक्वल टू 1 रखा तो बी क्या होगा, a माइनस आई। फिर सिंपली इस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू डेट आइगन वैल्यू। ओके, क्लियर? चलो क्लियर हो गया। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, उसके आइगन वैल्यूज निकालो, उसके आइगन वैल्यूज आपको फाइंड करने हैं। देखता हूं कितने लोग निकाल रहे हैं, जिनको एटलीस्ट आइगन वेक्टर चलो मत फाइंड करना, आइगन वैल्यूज बस निकाल दो, आइगन वैल्यूज बस निकाल दो। ओके, फाइंड द आइगन वैल्यूज, फाइंड द आइगन वैल्यूज, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A is equal to 1 2 3 4 5 6।
इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकालने हैं, आइगन वैल्यूज निकालने हैं। सबसे पहले बताओ इस मैट्रिक्स के कितने आइगन वैल्यूज होंगे और फिर आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करने हैं। इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज फाइंड करने हैं। ओके, सबको क्लियर हो गया? मैं इसको मिटा देता हूं, तब तक आप क्या करो, ये वाला जो मैट्रिक्स लिखा है इसके आइगन वैल्यूज फाइंड करो। इस मैट्रिक्स के आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करने हैं और मुझे बताओ, सबसे पहले ये कमेंट करके बताओ कि इसके कितने आइगन वैल्यूज होंगे। उसके बाद मुझे उन आइगन वैल्यूज की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, कीमत चाहिए। कितनी कीमत होगी आइगन वैल्यूज की, वो आपको फाइंड करना है। ओके, चलो मैं देखता हूं कितने लोग यहां पे फाइंड कर पाते हैं। जो भी यस यस बोल रहे हैं सबको सारी चीजें क्लियर हो गई है। अभी मुझे ये बताओ कि आइगन वैल्यूज क्या होंगे, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होंगे। मैं उसका वेट कर रहा हूं आपका। इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होंगे, जल्दी फटाफट फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सिंपली एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या है, 3 रो है, 2 कॉलम है, 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और सिंपली इसके आइगन वैल्यूज निकालने। कितने आइगन वैल्यूज आएंगे फटाफट? बिल्कुल 0, बिल्कुल नॉट पॉसिबल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्लियर इतनी बात? तो इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो बस ये सिंपल एक जाल बिछाया गया था आपको फंसाने के लिए। तो 0, यहां पे 0 वीरो कुछ नहीं लिखेंगे, यहां पे सिंपली लिखेंगे आइगन वैल्यूज फॉर दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, चलो यहां तक सब चीजें क्लियर हो गई। अभी यहां पे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। अभी ध्यान देना, नोटबुक में आप लिखते चलना प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज एक बार मैं समझा दूंगा फिर लिखना। प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, एंड आइगन वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज याद रखोगे तो गेट में आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यू का क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से सुनना। पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी हम लिखेंगे आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज की पहली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज में रैंडम लिखवाऊंगा अभी, मुझे जिस तरीके से याद आएंगी। तो आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। अभी मैं क्या लिखवा रहा हूं ध्यान देना। ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसके रिस्पेक्ट में मैं सारी चीजें लिखूंगा। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसके जो आइगन वैल्यूज होंगे उनका अगर प्रोडक्ट लूंगा तो वो सेम नंबर आएगा जो कि क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, जो कि क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्लियर इतनी बात? और सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। क्लियर इतनी बात? तो ट्रेस क्या होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम डिफाइन करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आइगन वैल्यूज भी किसके लिए डिफाइन करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो ट्रेस क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका सम करोगे और सेम मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज का सम करोगे, दोनों बराबर आएंगे हमेशा, दोनों हमेशा क्या आएंगे, बराबर आएंगे। क्लियर इतनी बात? ओके, अभी लिखो तीसरा पॉइंट, अभी लिखो तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा होगा, तीसरा आइगन वैल्यूज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमने देखा भी है। आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ऑफ ए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जब मैं बोल रहा हूं तो दोनों आ गए, अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर। आइगन वैल्यूज ऑफ अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या तो क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, या तो डायगोनल मैट्रिक्स आर, डायगोनल मैट्रिक्स आर। यहां पे ध्यान दो, आइगन वैल्यूज ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स आर इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, आर इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, आर इट्स डायगोनल एलिमेंट्स और इक्वल टू इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज पूछे गए हैं, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वहां पे टाइम हमें नहीं वेस्ट करना है। सिंपली जो उस मैट्रिक्स के अपर ट्रायंगुलर हो, लोअर ट्रायंगुलर हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो, जो उस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वही क्या होंगे, आपके आइगन वैल्यूज होंगे। क्या होंगे,
आइगन वैल्यूज। ओके, तो 3 पॉइंट यहां पे हमने क्लियर की। 4 पॉइंट, चौथी पॉइंट हम लिखेंगे इफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, अगर एक मेरे पास मैट्रिक्स है ए जिसका साइज है n क्रॉस n, इफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, मतलब इसके लेटर से आइगन वैल्यूज है लैम्डा 1, लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n, क्योंकि ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो इसके कितने आइगन वैल्यूज होंगे, लैम्डा n अप टू n। 3 क्रॉस 3 होगा तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। 2 क्रॉस 2 होगा तो लैम्डा 1, लैम्डा 2। 4 क्रॉस 4 होगा तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4। देन आइगन वैल्यूज of matrix k into a where k is in scalar, कोई एक नंबर है k, और यहां पे हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। क्लियर इतनी बात? कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। इफ आइगन वैल्यूज ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स आर लैम्डा, देन द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स के a, मैंने क्या किया, जो मेरे पास मैट्रिक्स था a उसको मैंने किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, उसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे। आइगन वैल्यू लैम्डा, देन आइगन वैल्यू मैट्रिक्स आर k इनटू लैम्डा 1, k इनटू लैम्डा 2 अप टू k इनटू लैम्डा n। सिंपली इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, अगर आपको a के आइगन वैल्यूज पता है और आपको k के आइगन वैल्यूज फाइंड करने हैं तो k का फिर से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो a के आइगन वैल्यूज थे उसको सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो k से, जिस फैक्टर को हमने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया था। क्लियर इतनी बात? ओके, और मेरे साथ नोट करते जाओ पॉइंट्स। पांचवा पॉइंट क्या होगा, आइगन, चलो ये 4 पॉइंट हो गई, अभी पांचवा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं। पांचवा पॉइंट हम लिखेंगे आइगन वैल्यूज इफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, जल्दी लिख देता हूं मैं, अच्छे से लिखूंगा पूरा, ए आर अप टू लैम्डा n, देन आइगन वैल्यूज ऑफ a to the power k where k is an integer, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। if आइगन वैल्यूज ऑफ a क्रॉस a r, देन आइगन वैल्यूज ऑफ ये जो नया मैट्रिक्स बना a का पावर लेके, उसका क्या होगा, सिंपली आइगन वैल्यूज का पावर हो जाएगा लैम्डा 2 टू द पावर k, लैम्डा 3 टू द पावर k अप टू लैम्डा n टू द पावर k। क्लियर इतनी बात? तो ये 5 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे यूजफुल प्रॉपर्टी है, वो मैंने यहां पे लिखवा दी है आपको। और भी प्रॉपर्टीज हैं, तो मेरे साथ नोट करते चल रहे हो ना? नॉट पॉसिबल। ओके, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नॉट पॉसिबल, सॉल्व नहीं होगा। चलो मेरे साथ प्रॉपर्टीज यहां पे लिखते जाना। अभी मैं थोड़ा 5, 10, 15 मिनट प्रॉपर्टीज ही लिखवाऊंगा, उसके बाद जब एग्जांपल्स करेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन नोटबुक में लिखना है, स्क्रीनशॉट गुम हो जाएगा, मोबाइल में फॉर्मेट मार दोगे, क्योंकि ये लेक्चर फिर रहेगा कि नहीं उसका कुछ भरोसा नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी में फिर से चीजें रिपीट करूंगा। पहली प्रॉपर्टी क्या हो रही है, जो आपके पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, उनके आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट लोगे और जो उसका डिटरमिनेंट होता है, दोनों क्या होते हैं, इक्वल। और जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ट्रेस निकालोगे। ट्रेस कैसे निकालोगे, सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या होगा, जो आइगन वैल्यूज का सम करोगे, दोनों नंबर क्या आएंगे, सेम आएंगे। फिर हमने देखा अगर हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे, जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वही। फिर हमने क्या देखा, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A जिसका साइज है n क्रॉस n, ऑब्वियसली उसके आइगन वैल्यूज कितने होंगे, लैम्डा 1, लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n। देन आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स K A R, K इनटू लैम्डा 1, K इनटू लैम्डा 2 अप टू K इनटू लैम्डा n। मतलब जो नया मैट्रिक्स बना जिसको मैंने K फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो K A के आइगन वैल्यूज क्या होंगे, सिंपली सेम जो A के आइगन वैल्यूज थे वो, और सेम फैक्टर से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए। और फिर अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A n क्रॉस n जिसके आइगन वैल्यूज क्या है, लैम्डा 1, लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n, तो a टू द पावर k वेयर k इज इन पॉजिटिव इंटीजर, तो मुझे k इज एन इंटीजर, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं। क्लियर इतनी बात? तो उसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे, जो a के आइगन वैल्यूज थे उन पे सेम पावर आ जाएगी। क्लियर हो गया इतना? यहां तक बिल्कुल। चलो ओके, लिख रहा हूं सर, चलो लिख लो, मैं यहां पे टाइम दूंगा, चलो लिख लेना। ओके, अभी यहां पे ध्यान दो,
अभी हम और 5 प्रॉपर्टीज हो गई, 5-6 और बाकी है, सब आपके नोटबुक में होने चाहिए। तो देखो गेट के मतलब ऐसा समझ लो आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज के प्रॉब्लम ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे। अगर प्रॉपर्टीज याद है तो आपको कन्वेंशनल अप्रोच में एग्जांपल के थ्रू आपको करवाऊंगा, कन्वेंशनल अप्रोच आपको लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो क्रॉस चेक करके भी आप आंसर ला सकते हो, क्रॉस चेक करके भी आप आंसर ला सकते हो। अभी यहां पे ध्यान दो, ये वाली प्रॉपर्टी में देखो, इफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए या लेमड़ा 1 लेमड़ा 2, अगर मुझे एक मैट्रिक्स से ए उसके आइगन वैल्यूज पता है क्या होंगे, लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 अप टू लेमड़ा n, तो बताओ ए इनवर्स के क्या होंगे। सिंपली यहीं से आपका निकल जाएगा। ए इनवर्स मतलब k इज इक्वल टू क्या रखोगे, -1 रखोगे। तो ए इनवर्स के आइगन वैल्यूज क्या होंगे, लेमड़ा 1 टू द पावर -1, लेमड़ा 2 टू द पावर -1 अप टू लेमड़ा n टू द पावर -1। इसका मतलब क्या है, जो ए के आइगन वैल्यूज थे तो ए इनवर्स के आइगन वैल्यूज क्या होंगे, उनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, उनका उल्टा। इसका मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स है उसके मेरे पास कुछ आइगन वैल्यूज हैं, फिर मुझे उस मैट्रिक्स के इनवर्स के आइगन वैल्यूज फाइंड करना। सिंपली क्या करूंगा, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था जिसका मैंने इनवर्स निकाला था, उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज को क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। क्या कर दूंगा, उल्टा। तो ये प्रॉपर्टी इनवर्स वाली प्रॉपर्टी यहां से आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर इतनी बात। और सिक्स्थ लिखो, सिक्स्थ प्रॉपर्टी लिखो, आइगन वैल्यूज आइगन वैल्यूज आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू आइगन वैल्यूज ऑफ इज इक्वल टू आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज मींस जो ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होंगी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो उससे उसकी आइगन वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। क्लियर इतनी बात। ओके, अभी सेवंथ पॉइंट लिखो, सेवंथ पॉइंट लिखो, आइगन वैल्यूज ऑफ, और जब मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा तो सारी प्रॉपर्टीज रिकॉल करवाऊंगा। आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने देख लिया है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या तो हेर्मिटियन मैट्रिक्स, जो कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के केस में देखा था, हेर्मिटियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल, आर ऑलवेज रियल, आर ऑलवेज रियल। तो ये आपको चीज याद होनी चाहिए। अगर आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, गेट में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2 से 3 बार सिर्फ ये पूछा गया है, बताओ व्हाट विल बी द आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वहां पे 4 ऑप्शन होते हैं, रियल, नॉन रियल, पॉजिटिव, रियल, नेगेटिव, आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी, ऐसे ऑप्शन होते हैं। 2 से 3 बार 1 मार्क में क्वेश्चन आ चुका है। चलो 8th पॉइंट हम देखते हैं। 8th पॉइंट हम देखेंगे, आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू हेर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हेर्मिटियन मैट्रिक्स आर आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी, क्लियर इतनी बात। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू हेर्मिटियन मैट्रिक्स है तो 100% गारंटी है उसके आइगन वैल्यूज क्या आएंगे, या तो 0 आएगा, या तो 0 नंबर आएगा, या तो प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा। कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। जैसे सिमेट्रिक और हेर्मिटियन के मैट्रिक्स में हमेशा रियल आइगन वैल्यूज आएंगे। देखो कोई भी मैट्रिक्स दिया गया, एक बात अपने माइंड में घुसा दो, फिट कर दो, क्या कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसमें सारी एंट्रीज रियल है, फिर भी उसके आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ऐसा दिमाग में मत रखना कि अगर मेरा मैट्रिक्स है जिसमें सारी एंट्रीज रियल है तो आइगन वैल्यूज रियल नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते। मैट्रिक्स में अगर एंट्रीज रियल भी हैं तो भी आपको कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज मिल सकते हैं। हम सिंपली क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या हेर्मिटियन मैट्रिक्स है तो उसके हमेशा आइगन वैल्यूज क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं। और अगर आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक या स्क्यू हेर्मिटियन मैट्रिक्स है तो उसके आइगन वैल्यूज क्या आएंगे, 0 या प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। प्योरली इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स मतलब x प्लस आई वाई फॉर्म का नंबर वहां पे नहीं आएगा। तो यहां तक हमारे 8 पॉइंट हो गए, 2-3 और पॉइंट बाकी है। सारे पॉइंट्स आपके नोटबुक में होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए।
चलो लास्ट के अभी 2 पॉइंट शायद बाकी है, तो 9th पॉइंट देखो क्या होगा। 9th पॉइंट होगा आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स पे, आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स corresponding to distinct eigenvalues, to distinct eigenvalues are always linearly independent, are always linearly independent। क्लियर इतनी बात। अगर आपके पास जैसे कि एक मैट्रिक्स है A, उसके अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसके अगर आइगन वैल्यूज निकालते हो तो हर आइगन वैल्यू के लिए हर एक आइगन वेक्टर आएगा। तो अगर आपके आइगन वैल्यूज क्या है, सारे के सारे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सारे के सारे आइगन वेक्टर्स मिलेंगे वो आपस में क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन बात ये आती है, अगर लेटर से मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3x3, उसके तीनों आइगन वैल्यूज डिफरेंट आते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इसके तीनों आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर एक मैट्रिक्स है 3x3, उसके आइगन वैल्यूज क्या है, तीनों के तीनों सेम आ गए, तीनों के तीनों सेम आइगन वैल्यूज आ गए, तो फिर हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते कि वहां पे वहां पे क्या हो सकते हैं, कितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं। तो हम वो एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे, उस पे अभी ध्यान मत दो। अभी 10वां पॉइंट देखो क्या है। तो 10वां पॉइंट हमारा है आइगन वेक्टर्स, ये लास्ट पॉइंट है, आइगन वेक्टर्स corresponding आइगन वेक्टर्स corresponding to two distinct eigenvalues, to two distinct eigenvalues of A। देखो यहां पे ध्यान दो, आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू, ये नीचे दिखेगा ना इतना, आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए सिमेट्रिक हेर्मिटियन यूनिटरी और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स are always orthogonal to each other, are always orthogonal। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या तो हेर्मिटियन मैट्रिक्स है, या तो यूनिटरी मैट्रिक्स है, या तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो उनके जो आइगन वैल्यूज निकलेंगे, अगर वहां पे अलग अलग आइगन वैल्यूज आते हैं, तो हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर आएगा। तो इन चारों मैट्रिक्स के केस में क्या होंगे, जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, उनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स मिलेंगे वो आपस में क्या होंगे, हमेशा ऑर्थोगोनल होंगे। मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर्स का 0 होगा। तो ये हमारे 10 प्रॉपर्टीज थे, बस इतने ही प्रॉपर्टीज हैं। इसके बेसिस पे ही अभी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, क्लियर इतनी बात। हाँ बिल्कुल, उनको छोड़ो, ज्योमेट्री नहीं है। हाँ बिल्कुल, अभी तुम HCF में कहां पे फंस गए। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मतलब डिफरेंट नंबर्स, डिस्टिंक्ट जब मैं बोल रहा हूं, लेट अस से मेरे पास 2x2 मैट्रिक्स है, उसके 2 आइगन वैल्यूज है। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मतलब वो आइगन वैल्यूज की वैल्यू अलग अलग होगी, अलग अलग नंबर, सिंपल। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज का मतलब क्या होता है, डिफरेंट आइगन वैल्यूज मतलब डिफरेंट नंबर्स। ओके क्लियर, यहां तक सारी पॉइंट आपको क्लियर हो गई। हम एग्जांपल देखेंगे, उसके थ्रू आपको और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल। तो अभी इसका मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल क्या होंगे, आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल। तो अगर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हेर्मिटियन मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो उसमें करस्पॉन्डिंग टू टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मतलब दोनों आइगन वैल्यूज की कीमत वैल्यू क्या है, अलग अलग है। मतलब ऐसा बोलो 2x2 मैट्रिक्स है, तो उसमें 2 आइगन वैल्यूज आए, लेटर से एक आया 1, एक आया 4, दोनों नंबर अलग अलग है, तो उनको क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। ओके, और यहां पे एक चीज, चलो प्रॉपर्टीज यहां पे समाप्त होती हैं हमारी, और फिर अभी हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, गेट के ही प्रॉब्लम्स देखेंगे 8 से 10।
सारों में ऑप्शन दिया हुआ है और फिर उनको हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज का यूज करके फटाफट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहां पे एक बात आप याद रखिए, जब हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है, क्योंकि वहां पे वेक्टर्स क्या होते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, फिर cos थीटा वाला एंगल देखना होता है, डेट सेट। तो हमें पता है अगर दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन जब हम लीनियर अलजेब्रा में बात करेंगे तो लीनियर अलजेब्रा में जब बात करेंगे तो यहाँ पे वेक्टर्स किस फॉर्म में होते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो अगर यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होगा उसकी जगह पे यहाँ पे देखो हम कैसे इसको बनाते हैं। तो लेटस से मेरे पास दो, इसको नोटबुक में लिख लेना, लेटस से मेरे पास दो वेक्टर है x, इसको बोल देता हूं x11 x12 x13 और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है x2 जो कि है क्या, जो कि क्या है x21 बोल, छोड़ो इसको, मैं नोटेशन चेंज कर देता हूं, इसकी नोटेशन चेंज करता हूं, एलिमेंट दूसरे डाल देता हूं। x1 इज इक्वल टू ABC, x1 इज इक्वल टू ABC, x2 इज इक्वल टू क्या लेंगे, ABCDEF। लेटेस्ट से मेरे पास है दो, अभी लीनियर अलजेब्रा के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। मुझे ये प्रूव करना है कि क्या ये दो वेक्टर्स क्या है, ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो सिंपली क्या करूंगा, पहले वेक्टर का मैं ट्रांसपोज लूंगा या दूसरे वेक्टर का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लिया क्योंकि ये मैट्रिक्स है, इनटू x2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। वहां पे क्या लेते थे, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर कैलकुलस में, उधर हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, यहां पे मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। पहले क्या लेंगे, x1 का ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो बताओ मुझे इसकी साइज क्या थी, 3x1, फिर क्या हो जाएगी 1x3, और इसकी साइज भी कितनी है 3x1, इसकी साइज कितनी है 3x1, इसकी भी साइज कितनी है 3x1। तो x1 का ट्रांसपोज लोगे तो ये क्या हो जाएगा 1x3, ये भी क्या हो जाएगा 3x1, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिफाइन हो जाएगा। x1 ट्रांसपोज लोगे उसका साइज क्या हो जाएगा 1x3 और x2 का साइज क्या है 3x1, ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों नंबर सेम है, इसका मतलब मैट्रिक्स यहां पे दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, ये दो मैट्रिक्स इसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, वो तभी डिफाइन होगा जब ये 3 दोनों इक्वल, और यहां पे एक ही आपको रिजल्टेंट एलिमेंट मिलेगा 1x1। तो अगर अभी लीनियर अलजेब्रा के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स का आप कैसे जज करोगे ऑर्थोगोनल है या नहीं, क्या लोगे, किसी भी एक वेक्टर का ट्रांसपोज ले लो, उसको दूसरे वेक्टर के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करो। अगर रिजल्ट 0 आ रहा है, रिजल्ट 0 आ रहा है, यहां पे देखो एक 1x1 एक मैट्रिक्स आ रहा है, उसको सिंपली विदाउट बॉक्स भी हम लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अगर ये वाली प्रॉपर्टीज दो वेक्टर के केस में लीनियर अलजेब्रा के कॉन्टेक्स्ट में सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, x1 एंड x2 आर ऑर्थोगोनल, क्लियर इतनी बात। तो लीनियर अलजेब्रा में जब भी दो वेक्टर्स इस कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे हुए हो तो अगर पूछा गया ये वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है या नहीं, सिंपली ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है तो ऑर्थोगोनल है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो ऑर्थोगोनल नहीं है। क्लियर इतनी बात, लिख लिया था। प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, कैसे याद होंगी, प्रॉपर्टीज याद रखने का सिंपल तरीका एक ही होता है, ज्यादा प्रॉब्लम्स लगाओ। जब प्रॉब्लम्स लगाओगे तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है वहां पे रिकॉल हो जाएंगी और वो ही माइंड में होनी चाहिए। माइंड में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज वही याद होनी चाहिए जो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट और डेड सेट। सारी प्रॉपर्टीज मैंने इंफॉर्मेशन के लिए लिखवाई है, क्योंकि जब रिवाइज करोगे तो एक बार देख लेना ताकि बैक ऑफ द माइंड वो प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, याद आपको होनी चाहिए। इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। अभी मतलब सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे कि कोर पढ़ते हो, पावर सिस्टम पढ़ते हो, वहां पे फॉर्मूलाज याद रखने पड़ते हैं आपको, चीजों को हर सब्जेक्ट में याद रखना पड़ता है। और मैथ्स में याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतना अच्छे से आपको चीजें याद रहेंगी। चलो अभी जो प्रॉपर्टीज हमने किए हैं उसके बेसिस पे मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको करवाऊंगा। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम सॉल्व करेंगे और चीजों को देखेंगे कि कैसे चीजें यहाँ पे बन रही है। तो सबसे पहले मेरे साथ अभी प्रॉब्लम यहाँ पे लिख दो। तो एक गेट के ही क्वेश्चन से देखो, गेट का पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, देखो कितनी इजीली यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। पूछा है द सम ऑफ आइगन, एक मैट्रिक्स दिया गया है ए,
एक मैट्रिक्स यहाँ पे ए दिया गया है 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स 2 0 0 -1 2 0 0 -1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0 2 0 3 0 -1 0 0 4 और क्वेश्चन पूछा है द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इज द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इस पूछा है सिंपली ये एक मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 4 इसके जो आइगन वैल्यूज है उनका समेशन बताना है आइगन वैल्यूज नहीं बताना है आइगन वैल्यूज का समेशन बनाना है। चलो अभी दूसरा एग्जांपल यहां पे लिखो द आइगन वैल्यूज दूसरा एग्जांपल यहां पे हम लिखते हैं द आइगन वैल्यूज फटाफट द आइगन वैल्यूज ऑफ द system represented by x is equal to 0 1 0 0 यहां पे फिर से क्या दिया है 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स 0 0 1 0 लेकिन 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स में वो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा ताकि आपकी प्रॉपर्टी से आपके क्वेश्चन बन जाए आपको कन्वेंशनल अप्रोच से वहां टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे। वो गेट एग्जामिनर भी जानता है कि आपके पास कितना टाइम होता है। क्लियर इतनी बात? ओके तो ये दो क्वेश्चन आपके पास फिलहाल ये दो क्वेश्चन है फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। फटाफट इनके आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। बिल्कुल डज रो कॉलम ऑपरेशन चेंज द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। बिल्कुल आप देखो रो कॉलम मैट्रिक्स बिल्कुल मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी तो आइगन वैल्यूज तो चेंज होंगे ही ना। ओके चलो बिल्कुल हाँ बिल्कुल डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मतलब जुदा जुदा एकदम से अलग अलग जुदा जुदा हो गए। ओके तो यहां पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स है। तो जिस स्टूडेंट को प्रॉपर्टी नहीं पता होगी वो सिंपली क्या करेगा 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज फाइंड करेगा उसमें आधा घंटा बर्बाद करेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल बनेगा उसको सॉल्व करना मतलब बहुत ही लेंदी प्रोसेस। तो वो क्या करेगा पहले 4 आइगन वैल्यूज निकालेगा उनका सम लेगा। तो वो बेवकूफी वाली बातें हैं। अगर प्रॉपर्टीज आपको पता है तो आपको पता होना चाहिए द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ कोई भी मैट्रिक्स हो उसके आइगन वैल्यूज का सम किसके बराबर होता है ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। ये 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है यहाँ पे कितने आइगन वैल्यूज मिलेंगे 4 आइगन वैल्यूज। ये किसके बराबर होगा ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए मतलब क्या होता है डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन 2 + 1 यहां पे ये डायगोनल एलिमेंट्स है देखो 2 + 1 + 3 + 4 जो कि आ गया 10 10। तो फटाफट आपका आंसर आ जाना चाहिए 10। क्लियर इतनी बात? यहां तक प्रॉपर्टी लगानी है ज्यादा होशियारी मत लगाना प्रॉपर्टी लगानी है होशियारी मत लगाना। चलो इसका आंसर क्या आया एग्जाम्पल 2 का जल्दी से फटाफट आंसर बताओ। एग्जाम्पल 2 का एक आंसर सेकंड का नहीं है। देखो यहां पे 4 आइगन वैल्यूज है। आइगन वैल्यूज ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स एक 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है उसके 4 आइगन वैल्यूज होंगे। ऑप्शन ए बी सी डी है जिसमें 4 आइगन वैल्यूज है। बताओ इसके आइगन वैल्यूज कैसे निकालोगे? क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे फिर से लेंदी प्रोसेस करेंगे और आइगन वैल्यूज निकालेंगे या हम किसी प्रॉपर्टी को यहां पे क्लिक करके आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं? बिल्कुल मैं आपकी कमेंट्स पढ़ रहा हूं। 1 1 1 1 गलत है बिल्कुल गलत है 0 0 0 1 वेरी गुड 0 0 0 1। यहां पे देखो ध्यान दो इस क्वेश्चन पे ध्यान दो मुझे इसके आइगन वैल्यूज निकालने में कन्वेंशनल अप्रोच से नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ध्यान दो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ध्यान दो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि जो डायगोनल है उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 है। डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हो डायगोनल के कुछ एलिमेंट्स नॉन 0 हो कुछ 0 हो उससे हमें लेना देना नहीं है। अगर डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 है तो इसका मतलब क्या है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। मतलब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में मैट्रिक्स गिर रहा है। इसका मतलब इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। एक 0 होगा 0
0, लेमड़ा 1 इज इक्वल टू 0, एक आइगन वैल्यू होगा 0, दूसरा भी आइगन वैल्यू होगा 0, तीसरा भी 0 और एक आइगन वैल्यू क्या होगा 1 होगा, एक आइगन वैल्यू क्या होगा 1 होगा। समझ में आ गई इतनी बात? इसको प्रॉपर्टी से बनाना है, इसको प्रॉपर्टी से बनाना है। 0 0 1, बिल्कुल ऐसा लग रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए। 0 0 1, हाँ बिल्कुल 0 0 1। चलो फटाफट अभी एक और एग्जाम्पल आज करने वाले हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज का यूटिलाइजेशन करना है। क्वेश्चन बोला है यहाँ पे एग्जाम्पल 3 हमको बोला गया है क्या, गेट का। ये सारे गेट के प्रॉब्लम्स है, देखो फटाफट सॉल्व हो रहे हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट उसी को ध्यान रख के पूरे क्लियर कर दूंगा कि गेट के एग्जाम्पल फटाफट आपके सॉल्व हो जाए। तो द ट्रेस एंड, अभी यहाँ पे लिखो मेरे साथ क्वेश्चन में बोला है ट्रेस ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स, द ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट पूरा जैसे क्वेश्चन लिखा गया है वैसे मैं लिख रहा हूं। द ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स आर नोन, तुम भी मेरे साथ क्वेश्चन लिखना, आर नोन टू बी -2 एंड -35, -2 एंड -35 इट्स रिस्पेक्टिवली, ये रिस्पेक्ट दी गई है इसको, रिस्पेक्टिवली की बहुत इंपॉर्टेंस होती है वर्ड की। रिस्पेक्टिवली इट्स आइगन वैल्यूज आर, हमें पूछा गया है। चार ऑप्शन है यहाँ पे। फटाफट जब तक मैं इसको मिटा रहा हूं इसको सॉल्व करो, इसको फटाफट सॉल्व करो। ये तीसरा एग्जांपल, आज 10 एग्जांपल करके ही जाएंगे, आपको पूरी प्रॉपर्टीज रटवा के ही जाऊंगा। रटवा के इन द सेंस प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करना है एग्जांपल में वो हम सीखेंगे। क्या बोला है, एक मैट्रिक्स है जिसको हम बोल सकते हैं 2x2 ए मैट्रिक्स है, जो कि क्या है 2x2। इसने क्या बोला है, उसका ट्रेस है -2, उसका डिटर्मिनेंट है -35। तो बताओ आइगन वैल्यूज क्या होंगे। तो सिंपल है, अगर मेरे पास इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो अगर मेरे पास लेटर से 2x2 मैट्रिक्स है तो इसके आइगन वैल्यूज कितने होंगे 2, लेटर से लेमड़ा 1 लेमड़ा 2। तो मुझे ट्रेस दिया गया है -2, तो हमें पता है ट्रेस लेटर से एक मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रेस क्या होगा समेशन ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज। तो हमें इन शॉर्ट क्या दिया गया है, लेमड़ा 1 प्लस लेमड़ा 2 इज इक्वल टू -2 हमें दिया गया है। और दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा वो देखो, डिटर्मिनेंट दिया गया है -35। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, लेमड़ा 1 इंटू लेमड़ा 2, जो एक मैट्रिक्स है ए, उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इस आइगन वैल्यूज। और ये भी हमें दिया गया है कितना, -35, ये दूसरा इक्वेशन। तो अभी क्या कर रहे हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों दो इक्वेशन है, दो अननोन है। अननोन क्या है, लेमड़ा 1 लेमड़ा 2, वही फाइंड करना है हमें आइगन वैल्यूज। तो सिंपली मैं देखो क्या कर रहा हूं, लेमड़ा 2 का यहां पे यूज करूंगा। लेमड़ा 2 को क्या लिख सकते हैं, -35 डिवाइड बाय लेमड़ा 1, वो इस इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, लेमड़ा 1 -35 बाय लेमड़ा 1 इज इक्वल टू -2, और ये क्या हो जाएगा, लेमड़ा 1 स्क्वायर प्लस 2 लेमड़ा 1 -35 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स निकालोगे तो एक रूट आपका आएगा -7, दूसरा रूट आपका आएगा इसका लेमड़ा 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, -7, और लेमड़ा 1 इज इक्वल टू 5, लेमड़ा 1 इज इक्वल टू 5। क्लियर इतनी बात। तो एक आएगा -7, एक आएगा 5। अभी क्या करेंगे, या फर्स्ट इक्वेशन का यूज करो या सेकंड इक्वेशन का यूज करो और लेमड़ा 2 फाइंड करो। तो लेमड़ा 1 अगर -7 है, -7 यहां पे रखोगे तो लेमड़ा 1 कितना, लेमड़ा 2 कितना आएगा, 5 आएगा। और अगर लेमड़ा 1 की जगह पे 5 रखोगे तो लेमड़ा 2 कितना आएगा, -7 आएगा। इन शॉर्ट आइगन वैल्यूज क्या होंगे इस मैट्रिक्स के, दो आइगन वैल्यूज होंगे और वो क्या होंगे, उसकी वैल्यूज क्या होंगे, -7 और 5 और -7 दोनों चीजें सेम है। तो ये एक मैट्रिक्स है 2x2 जिसके आइगन वैल्यूज हमें फाइंड करने थे। दो इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी, ट्रेस की और डिटर्मिनेंट की, तो आइगन वैल्यूज आ गए। एक आइगन वैल्यू होगा -7 और एक आइगन वैल्यू होगा 5। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, देख रहे हैं क्या ट्रेस -2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, -7 + 5 -2 आ गया। क्या डिटर्मिनेंट -35 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, -7 × 5 कितना आ गया, -35 आ गया। ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बिल्कुल। चलो प्रॉब्लम सॉल्व।
प्रॉब्लम सॉल्व। अभी यहां पे आगे बढ़ते हैं, अभी एग्जाम्पल 4 करेंगे। एग्जाम्पल 4 कहां से मिटाऊं, यहां से मिटा देता हूं। चलो एग्जाम्पल 4, अभी आज तो बोल रहा हूं 10 एग्जाम्पल करके ही दम लूंगा, आज पूरा घुसा के जाऊंगा माइंड में आपके ये वाला सिस्टम, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ओके चलो अभी एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे और एग्जाम्पल्स। आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। चलो एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 2-3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कैली हैमिल्टन थ्योरम पे होंगे। वो जब कैली हैमिल्टन थ्योरम लास्ट में लेक्चर के एंड के सेशन से पहले वो बताऊंगा, बहुत ही छोटा टॉपिक है, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। द आइगन वैल्यूज, द आइगन वैल्यूज, द आइगन वैल्यूज, ध्यान दो यहां पे, द आइगन वैल्यूज, the eigenvalues of the matrix, of the matrix, of the matrix given, of the matrix given below are, given below are। यहां पे देखो, ध्यान से देखो, एक मैट्रिक्स दिया गया है और उसके आइगन वैल्यूज हमें पूछे गए हैं 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 -3 -4। और यहां पे मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं क्योंकि आपको बताऊंगा ऑप्शन से कैसे चेक करना है। 0 -1 -3। ऑप्शन बी दिया गया है मेरे पास, क्या दिया गया है, 0 -2 -3। ऑप्शन सी भी मुझे दिया, 4 ऑप्शन दिए गए, सीधी सी बात है, मैं क्या बोल रहा हूं, सी दिया गया है, डी भी दिया गया होगा, 4 ऑप्शन है, एमसीक्यू है। 0 1 3 तो पूछा गया है एक मैट्रिक्स से, लेटर से ए, लेटर से ये मैट्रिक्स से ए पूछा है, इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे और 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो यहां पे कुछ स्टूडेंट सिंपली भोले भाले, जिनको प्रॉपर्टीज का कुछ अता पता नहीं है, प्रॉपर्टीज पता भी है तो अप्लाई कैसे करनी है वो भी पता नहीं है, तो सिंपली वो क्या करेंगे, सिंपली ये 3x3 मैट्रिक्स है, इसका क्या बनाएंगे, पॉलिनोमियल बनाएंगे ऑफ डिग्री 3, पॉलिनोमियल बनाएंगे ऑफ डिग्री 3, फिर उसके रूट सॉल्व करेंगे, फिर बताएंगे कि आइगन वैल्यूज क्या होंगे। लेकिन क्या इसमें किसी प्रॉपर्टी का यूज करके शॉर्ट ट्रिक पॉसिबल है? ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज कहीं कहीं काम आ जाती है। क्या प्रॉपर्टीज यहां पे होंगी, क्या प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज यहां पे काम आएंगी? देखो देखते हैं प्रॉपर्टीज कैसे काम आएंगी। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं जाऊंगा ऑप्शन से, देखो ये इसी क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, बाकी सारे क्वेश्चंस में ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे प्रॉपर्टी चारों में चारों ऑप्शन में सेटिस्फाई करे, फिर आपको सेम प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। देखो कैसे, मुझे पता है ये मैट्रिक्स से ए, इसके आइगन वैल्यूज 4 ऑप्शन में दिए गए और हमें पता है कोई भी एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, और हमें यह भी पता है आइगन वैल्यूज का अगर हम समेशन करते हैं तो वो क्या होगा, जो मैट्रिक्स ए है उसका ट्रेस होगा। तो यहां पे देखो ये जो मैट्रिक्स है ए, इसका ट्रेस कितना होगा, इसका ट्रेस होगा कितना होगा, ट्रेस ऑफ ए कितना होगा, -4। ट्रेस ऑफ ए कितना होगा, -4। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसका ट्रेस कितना होगा, -4। और हमें ये भी पता है ये किसके बराबर होगा, आइगन वैल्यूज के समेशन के, आइगन वैल्यूज के समेशन के। 1 बाय 1 हम ऑप्शन से जाएंगे और देखेंगे कि कौन से करेक्ट, कौन से ऑप्शन के लिए आइगन वैल्यूज का सम -4 आ रहा है, वही सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए में देखो 3 आइगन वैल्यूज दिए गए, 0 -1 -3, इनका समेशन क्या होगा, -4, मतलब ये ट्रेस ऑफ ए के बराबर है, मतलब ये एक वैलिड ऑप्शन हो सकता है, ये एक वैलिड ऑप्शन हो सकता है। बी वाले ऑप्शन का देखो समेशन कितना आ रहा है, -5, वो इसके ट्रेस के बराबर नहीं है, मतलब बी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। सिमिलरली सी वाले ऑप्शन का समेशन 5 आ रहा है, वो भी -4 के बराबर नहीं हो सकता। डी वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि वो 4 है, बस एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है ए, इसका मतलब क्या है, वही करेक्ट ऑप्शन होगा, वही करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अभी गेम क्या हो सकता है, गेम ये हो सकता है कि बी, सी और डी में ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए जाए ताकि उनका समेशन भी -4 आए। लेटेस्ट से आपको बी में ये दे देता 0 0 -4, तो भी समेशन -4 आ रहा है ना। लेटेस्ट से सी में दे देता आपको लेटेस्ट से 7 -7 एंड 3, तो भी समेशन -4 आ रहा है। और डी को छोड़ो, डी चलो उसने एलिमिनेट कर दिया। तो अगर यहां पे इस ट्रिक से जाओगे तो अगर ऑप्शंस ऐसे होते हैं ए बी, ऐसा एक एग्जांपल है गेट में, लेटेस्ट एग्जांपल आ गया है 2x2 मैट्रिक्स के लिए, जिसमें ऐसा मैट्रिक्स दिया गया है 2x2 और 4 ऑप्शन दिए गए, बताओ आइगन वैल्यूज क्या है।
तो उस केस में 3 ऑप्शन में ट्रेस वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा था, तो वहां शॉर्टकट नहीं लगेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ओरिजिनल तो एग्जांपल यही था जिसमें सिर्फ ऑप्शन ए में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी, लेकिन इन चीजों को ऐसे घुमाया जा सकता है। तो यहां पे बच्चा क्या बोलेगा, बी में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सी में भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो 3 ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकते, इसलिए फिर कहां पे जाएगा, कन्वेंशनल अप्रोच पे जाएगा और आइगन वैल्यूज को फाइंड करेगा। क्लियर इतनी बात? बिल्कुल बिल्कुल। चलो ट्रेस वाली सम वाली प्रॉपर्टी लगाई हमने, सम वाली प्रॉपर्टी लगाई, बिल्कुल ट्रेस वाली प्रॉपर्टी से। इसलिए मैं बोल रहा हूं कैसे हम यहां पे प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे वो हमें सीखना है। चलो एग्जांपल 5 आज का देख देख के सोच सोच के एग्जांपल लगवाने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप एग्जाम्पल उल्टे सीधे भी लगा सकते हो, आप एग्जाम्पल उल्टे सीधे भी लगा सकते हो। ओके चलो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। कंसीडर, ये लिखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, वैसे ये लिस्ट में नहीं था लेकिन दिख गया, अच्छा है। कंसीडर अ 3x3 रियल मैट्रिक्स, कंसीडर अ 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक, consider a 3x3 real symmetric matrix as such that two of its eigenvalues are a not equal to 0, b not equal to 0, with respective eigenvectors यहां पे 2 आइगन वेक्टर्स दिए गए हैं, x1 x2 x3 y1। ये बहुत ही शानदार एग्जांपल दिया है उन्होंने, प्रॉपर्टी आपकी चेक किए। if a not equal to b, देन इसने क्या पूछा है कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू बताओ, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 इज इक्वल टू क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, a b 0, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। और इसको कैसे हमें समझना है, प्रॉपर्टीज का कैसे यूज करना है, वो हम समझेंगे इस प्रॉब्लम में। शानदार एग्जांपल, एकदम बहुत बढ़िया, एक लाइन का इसमें आंसर है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, ऑप्शन 4 ये दिए गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं क्या क्या दिए। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है ए बी और चौथा ऑप्शन है आपका बी, चौथा ऑप्शन है बी। क्लियर इतनी बात? तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सम वाली प्रॉपर्टी अगर एक से ज्यादा हो तो प्रोडक्ट वाली बिल्कुल यूज करो, बिल्कुल प्रॉपर्टी यूज करो प्रोडक्ट वाली। अगर प्रोडक्ट वाली डिटरमिनेंट वाली किसी एक ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रही हो तो यू कैन गो बिल्कुल। 0 ऑप्शन ए, मतलब आंसर ए, ऑप्शन ए। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इस क्वेश्चन को समझो, इसने क्या बोला है यहाँ पे। क्वेश्चन को डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन का आंसर है। सिंपली इसने क्या बोला है, कंसीडर अ 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर क्या बोला है, सच दैट 2 ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज आर ए एंड बी। लेट अस से इसके आइगन वैल्यूज क्या है, एक आइगन वैल्यू ए है और एक आइगन वैल्यू क्या है, बी है। क्या है, बी। और इसने एक बात लिखी है कि ए 0 के बराबर नहीं है, b 0 के बराबर नहीं है। मतलब क्या, आइगन वैल्यूज की कुछ भी वैल्यू हो सकती है अदर देन 0। और इसने ऐसा बोला है, करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू a जो कि 0 के बराबर नहीं है, उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है x1 x2 x3। और करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू b जो कि भी 0 के बराबर नहीं है, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या है, y1 y2 y3। और एक कंडीशन यहां पे जोड़ दी है, एक पूछ यहां पे जोड़ दी है ये कि a b के बराबर नहीं है।
ए बी के बराबर नहीं है। अभी मुझे बात बताओ, अगर ए बी के बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है, ये टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। एज ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या हुई, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, क्योंकि दोनों की कीमत क्या है, अलग अलग है। इट मीन्स ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। क्लियर इतनी बात? अभी हम क्या बोल रहे हैं, लेट अस से करस्पॉन्डिंग टू ए मेरे पास एक वेक्टर है, आइगन वेक्टर, उसको मैं बोल देता हूं x1 इज इक्वल टू क्या है, x1 x2 x3। चलो इसको x बोलता हूं। लेट करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू b मेरे पास दूसरा आइगन वेक्टर है, उसको मैं y बोल रहा हूं, क्योंकि अंदर जो यूज किए गए एलिमेंट्स वो y है, y1 y2 y3। ये मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन आ गई। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि ये दोनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। क्या है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पे 3-4 इंफॉर्मेशन आपको नोट करनी है। पहली कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके दो आइगन वैल्यूज है ए एंड बी, वो क्या है, डिस्टिंक्ट है। दो आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग, आइगन वैल्यू ए के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है एक्स, आइगन वैल्यू बी के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है वाई। हमने 10th प्रॉपर्टी लिखा था, याद करो। 10th प्रॉपर्टी में मैंने लिखवाया था, अगर क्या होता है, अगर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हेर्मिटियन मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो इन मैट्रिसेस के केस में करस्पॉन्डिंग टू टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। यहां पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दो आइगन वैल्यूज क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो इन दोनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो दो आइगन वेक्टर्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। और लीनियर अलजेब्रा के कॉन्टेक्स्ट में जब वेक्टर्स को एज अ कॉलम मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं, तो मैंने लिखवाया था आइगन वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है तो कैसे चेक करेंगे, ये वाला इक्वेशन लगा के x ट्रांसपोज इनटू y क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉपर्टी नंबर 10, वेरी गुड वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ रहे हो। अभी इसी क्वेश्चन को मैं रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जगह पे लिख सकता था, हेर्मिटियन मैट्रिक्स लिख सकता था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिख सकता था, यूनिटरी मैट्रिक्स, कोई भी दिक्कत नहीं थी। आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर इतनी बात? तो ये वाले क्वेश्चन में फंसना नहीं। प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो सिंपली आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो x ट्रांसपोज इंटू वाई, एक्स ट्रांसपोज होगा, x का ट्रांसपोज आएगा तो क्या बन जाएगा, रो मैट्रिक्स x1 x2 x3, और y को मैं ऐसे ही लिखूंगा, कॉलम मैट्रिक्स y1 y2 y3, और ये क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऑर्थोगोनल है। इन दोनों ये क्या है, 1 क्रॉस 3, ये क्या है 3 क्रॉस 1, तो 3 3 दोनों बराबर। तो यहां पे एक ही एलिमेंट आएगा प्रोडक्ट में, क्या, x1, दोनों ये सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, एक रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन मैंने पहले लेक्चर में यहीं से स्टार्ट किया था, x1 इंटू y1 प्लस x2 इंटू y2 प्लस x3 इंटू y3, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। और ध्यान से देखो क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि x1 इंटू y1 प्लस x2 इंटू y2 प्लस x3 इंटू y3 की वैल्यू क्या होगी, होगी 0। क्या होगी, होगी 0। क्लियर इतनी बात? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? इस क्वेश्चन में सारी 10th प्रॉपर्टी क्लियर हो रही है, कैसे जज करना है हमको? 10th प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई, कैसे आपको सॉल्व करना है 10th प्रॉपर्टी? जल्दी फटाफट कमेंट करो। 10th प्रॉपर्टी का फंडामेंटल आपको 10th प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, कैसे 10th प्रॉपर्टी का यूज होता है, 10th प्रॉपर्टी का कैसे यूज होता है, सब क्लियर हो गया? यहां तक कुछ किसी को कुछ डाउट है? देखो हमने जो प्रॉपर्टीज लिखी थी उनमें से 3-4 प्रॉपर्टीज, जैसे कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज हमने क्या किया, ट्रेस, डिटर्मिनेंट, और ये 10th प्रॉपर्टी यूज की। अभी जो एग्जांपल्स करवाऊंगा वो उस प्रॉपर्टी पे करवाऊंगा। अगर एक मैट्रिक्स है A, उसके आइगन वैल्यूज है लैम्डा, तो बताओ a टू दी पावर k के आइगन वैल्यूज क्या होंगे, लैम्डा टू दी पावर k, लैम्डा टू दी पावर k। यहां तक सब क्लियर?
वेरी गुड। चलो आगे, जितना आपको जल्दी क्लियर होगा उतना हम आगे इजीली बढ़ते जाएंगे और दूसरे प्रॉब्लम्स भी हम करते जाएंगे। अभी हम सिंपली वो वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, अगर a के आइगन वैल्यूज है लेमडा, तो a टू द पावर k के कितने होंगे, लेमडा टू द पावर k। तो वो वाली चीजें हम यहां पे देखेंगे। तो चलो उसके बेस पे हम एग्जांपल देखते हैं, कौन कौन से एग्जांपल हम ले सकते हैं। सारी प्रॉपर्टीज आपको मैं क्लियर करवा दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बेसिस पे हम सारी चीजें देखेंगे। और 2-3 क्वेश्चन है जो कैली हैमिल्टन थ्योरम के बेसिस पे है, वो हम लास्ट में देखेंगे जब कैली हैमिल्टन थ्योरम हम पढ़ेंगे। ओके, तो मैं देख रहा हूं, क्वेश्चंस देख रहा हूं, कौन से क्वेश्चंस आपको कराए जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको कराए जा सकते हैं वो मैं देख रहा हूं। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो दो तीन क्वेश्चन मैं पहले ले लेता हूं, क्योंकि आज क्वेश्चन आपको पूरे आने चाहिए। प्रॉपर्टी 9, तो प्रॉपर्टी 9 कौन सा प्रॉपर्टी था, मैं तो भूल गया कि कितने मैंने प्रॉपर्टीज में नंबर याद नहीं रखे थे कि कौन सा प्रॉपर्टी 9वां था, कौन सा प्रॉपर्टी 10वां था। अभी आपने लिखा है तो आपको ही याद होगा 9th प्रॉपर्टी क्या था, क्योंकि सीक्वेंस तो याद नहीं रहेगा मुझे प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टी 9th क्या था, क्या प्रॉपर्टी 9th वो था, आइगन वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। हाँ प्रॉपर्टी, अच्छा प्रॉपर्टी 10 पे आपको एक और एग्जांपल चाहिए। चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मैं बना देता हूं एग्जांपल प्रॉपर्टी 10 पे। अभी मैं डायरेक्ट यहां पे लिखूंगा कैसा एग्जांपल पूछा जा सकता है, और एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूंगा ये जी ऑप्टिमस का क्वेश्चन है एक्चुअली। चलो मैं करवा देता हूं अभी क्वेश्चन जितना मुझे याद है। लेटस से मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो कि लेटस से हेर्मिटियन मैट्रिक्स है। लेटस से 2 आइगन वेक्टर्स 2 इफ, चलो मैं लिख देता हूं इसको नोटबुक, इफ 2 आइगन वेक्टर्स ऑफ ए हेर्मिटियन मैट्रिक्स corresponding to two distinct eigenvalues are लिखो, दो वेक्टर है यहां पे, दो है 1 1 1 1 -1 and x -2 2 if two eigenvectors of a Hermitian matrix corresponding to two distinct eigenvalues are 1 -1 1 x -2 2 then x is equal to what, ऐसा क्वेश्चन बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। then x is equal to what, जो 10th प्रॉपर्टी है उसके बेस पे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसके बेस पे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। आपके पास एक हेर्मिटियन मैट्रिक्स है, उसके करस्पॉन्डिंग टू उसके टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, दो आइगन वेक्टर्स हैं 1 -1 1 x -2 2। तो पूछा है x का वैल्यू क्या होगा, कुछ का, जिनको गुड नाइट है वो तुम सो जाओ, तुम लिखो ही मत गुड नाइट, जरूरत ही नहीं है, जाके सो जाओ, बताओ नहीं। 2 2 2 2 2, देखो सिंपली वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, दोनों आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि ये हेर्मिटियन मैट्रिक्स के टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स है, तो ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर होगा। तो क्या होगा, 1 परपेंडिकुलर होगा, तो सिंपली क्या लेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट, 1 इंटू x होगा x प्लस 2, ओके, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x आया -4। 2 कैसे आ गया, x -4 आएगा, 2 नहीं, देखो ध्यान से, वेरी गुड, -4 वाले सही है, 3 वाले गलत हैं, जो दुक्के मार रहे हैं वो गलत हैं। या तो दो आंसर नहीं आएंगे, या तो सिंपली आएगा -4 और कुछ भी नहीं आएगा। -4 इज द करेक्ट आंसर। तो क्लियर हो गया, मतलब आपको क्लियर हो गया जो 10th प्रॉपर्टी है उसका कैसे यूज करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के, ये ऑप्टिमस में इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, तो ये उसका एक झलक था सिर्फ, और भी क्वेश्चंस हैं वो ऑप्टिमस में होंगे। ओके, तो यहां तक किसी को कुछ डाउट है, तो इस टाइप का देखो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था =0, जो कि मैंने पहले करवाया, लेकिन गेट में इस टाइप का भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। और अगर
वहां पे आपको 10th प्रॉपर्टी का पता नहीं है तो कोई भी रास्ता नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, अगर आपको 10th वाला प्रॉपर्टी पता नहीं है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? हाँ बोल दो, चलो जिसको अभी भी डाउट है वो बोलो, नहीं तो हाँ बोल दो अगर क्लियर हो गया तो। ओके क्लियर। अभी ये क्वेश्चन लिखो, एक ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको नोट करो। इफ द एंट्रीज in each column of a square matrix add up to 1 then an eigenvalue of m is एक आइगन वैल्यू बताओ। देन ए आइगन वैल्यू ऑफ एम इज, चार ऑप्शन है 4 3 2 1, ये चार ऑप्शन है ए बी सी डी, ए बी सी डी। क्वेश्चन क्या बोला है? इफ द एंट्रीज इन ईच कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स add up to 1 then an eigenvalue of m is, बताओ क्या होगा? एक आइगन वैल्यू सिंपली इसने पूछा है, बताओ क्या होगा। बाकी की आइगन वैल्यूज नहीं पूछी है। ऐसी बहुत सारी मैट्रिसेस हो सकती है, लेकिन इसने कुछ मतलब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बनाया है। बिल्कुल, चलो सबको क्लियर हो गई चीजें, सबको क्लियर हो गई चीजें। ये देखो यहां पे क्या बोला है, इफ द एंट्रीज इन ईच कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एड अप टू 1। इसका मतलब क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी हो सकता है, 2x2 3x3, वैसा हमें कुछ नहीं बोला गया है एक, लेकिन उस मैट्रिक्स की खास बात है। लेटस से उस मैट्रिक्स का नाम है ए, उसको लिखते हैं ए। लेटस से हम 3x3 मैट्रिक्स अज्यूम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2x2 भी कर सकते हैं। लेटस से एक मैट्रिक्स है ए 3x3, एक मैट्रिक्स से ए 3x3। इसने क्या बोला है? उस मैट्रिक्स का आप कोई भी कॉलम लोगे, उसमें जो एंट्रीज हैं उनका समेशन हमेशा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, एड अप टू 1। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन में ये बोला है आपके पास मैट्रिक्स है जिसका साइज डिफाइन नहीं किया गया है, वो 2x2 भी हो सकता है, 3x3 भी हो सकता है, n×n हो सकता है। तो उसने क्या बोला है? मैट्रिक्स के जो सारे कॉलम्स हैं, हर कॉलम में जो एंट्रीज हैं उनका समेशन या उनका एडिशन हमेशा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो सिंपली मैं क्या सोच सकता हूं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये वाली मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमेशा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी कॉलम ले लो, लेटर से फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज का समेशन करो, 1 ही आएगा। देखो कैसे, 1 + 0 + 0 1, दूसरा कॉलम लो 0 + 1 + 0 1, तीसरा कॉलम लो 0 + 0 + 1 1 आया। इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सेटिस्फाई होगी, किसी भी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, 2x2 3x3। और हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हमेशा क्या होंगे? 1 होंगे। साइज कुछ भी हो हमेशा 1 होंगे। सिंपल तरीका है। ये आइगन वैल्यू क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें सारी एंट्रीज इक्वल है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं। तो याद रखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमेशा क्या होगा? आइगन वैल्यू 1 ही आएगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? बी नहीं, डी होगा, डी नंबर 1। ओके चलो क्लियर हो गया। यहां पे ये वाला क्वेश्चन भी गेट का क्वेश्चन था, क्लियर हो गया? सॉरी सर, डी। ओके वेरी गुड। हाँ डी बिल्कुल। ये क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट करो। ये क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट करो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी आगे मींस दूसरे टाइप के क्वेश्चन है वो हम करेंगे। पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस हम करेंगे 2-3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाएंगे। कैली हैमिल्टन थ्योरम के 2-3 गेट के एग्जाम्पल करेंगे, फिर हमारा लीनियर अलजेब्रा पूरा हो जाएगा। तो एग्जाम्पल वैसे तो अभी तक हो गया होता, लेकिन क्योंकि मुझे आपको ढेर सारे एग्जाम्पल करवाने थे इसलिए मैं सेशन को थोड़ा लंबा ले रहा हूं, ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए जो कि आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए।
क्लियर 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 हो गया सर? ओके क्लियर क्लियर, चलो ठीक है। अभी एग्जाम्पल कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल ध्यान से लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल चलो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये तो। चलो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, इस एग्जाम्पल से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। एक मैट्रिक्स से A 2 क्रॉस 2, उसके दो आइगन वैल्यूज दिए गए हैं। दो आइगन वैल्यूज, मैं अभी पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, बस शॉर्ट में लिख रहा हूं। एक मैट्रिक्स से 2 क्रॉस 2, उसके दो आइगन वैल्यूज दिए गए हैं और करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी दिए गए हैं। x1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा लेमड़ा 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है x1, लेमड़ा 2 के करस्पॉन्डिंग है आइगन वेक्टर x2। तो इसने बोला है then the eigenvalues and eigenvectors of the matrix एक नया मैट्रिक्स बनाया है इसने A में से, then the eigenvalues and eigenvectors of the matrix B is equal to, एक नया मैट्रिक्स बनाया है A में से, A माइनस 3A प्लस 4I। देखो इसने क्या किया है, मैट्रिक्स A का हेल्प लिया है जो कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, उसका कुछ कॉम्बिनेशन करके एक मैट्रिक्स B नया जनरेट किया है। A का साइज अगर 2 क्रॉस 2 है तो सिंपली B का भी क्या होगा 2 क्रॉस 2। तो इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है क्वेश्चन में कि मेरे पास मैट्रिक्स A है, उसके दो आइगन वैल्यूज है, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स है, तो बताओ A में से जो मैंने नया मैट्रिक्स बनाया B, उसके आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स क्या होंगे। तो चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, दो आइगन वैल्यूज के ये ऑप्शन है, फिर आइगन वेक्टर्स के ये ऑप्शन से पूरा कॉम्बिनेशन बना के दिया है, फिर आएगा आपका टू ऑप्शन सारे लिख रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, x1 माइनस x2। C वाला ऑप्शन है 2 0 x1 x2 और D वाला ऑप्शन है यहाँ पे। ये क्वेश्चन समझने मतलब इसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 2 0 x1 प्लस x2 x1 माइनस x2, ये चीजें हमें दी गई हैं। ओके बिल्कुल, क्या पूछा है 3 क्रॉस 3 में सम ऑफ आइगन वैल्यूज किए तो ऑप्टिमस में मैक्स क्लास मतलब वही जो यहाँ पे चल रहा है, जैसे मैक्स 1 मैं ले रहा हूं वहां पे भी मैं ही लूंगा, फिर मैक्स 2 वहां पे जो प्रोबेबिलिटी का पार्ट है वो सुजीत सर लेंगे। हाँ रैंक बूस्टर क्वेश्चंस ये सब के रैंक बूस्टर ही है। चलो अभी यहाँ पे चीजों को समझो, ये एग्जाम्पल अच्छे से समझो। इस एग्जाम्पल पे अभी क्वेश्चंस आने लगे हैं और कैसे हम एग्जाम्पल को टेकल करना है। तो हमारे पास सॉल्यूशन, इसको अच्छे से समझना, बहुत सारे गेट में इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मैं आपको एक करवाऊंगा, बाकी आप क्योंकि मैं असाइनमेंट में देने वाला हूं आपको सॉल्व कर दें। तो एक मैट्रिक्स से A 2 क्रॉस 2 क्या है 2 क्रॉस 2, उसके आइगन वैल्यूज मुझे पता है। एक आइगन वैल्यू है इसका 1, एक आइगन वैल्यू है इसका -2। अभी हम एक आइगन वैल्यू पे ही फोकस करते हैं। अभी जो नया मैट्रिक्स बना है B, उसमें क्या मैट्रिक्स बनाया है इसने A² मतलब एक पॉलिनोमियल बनाया है मैट्रिक्स का 3A। तो हम पॉलिनोमियल का आइगन वैल्यू कैसे फाइंड कर रहे हैं वो देखो 4i। तो मुझे बताओ, स्मूथली जाओ, स्मूथली कैसे प्रोसेस हो रहा है वो देखो। अगर A का आइगन वैल्यू है, A का अगर हमें पता है, अगर A का आइगन वैल्यू है लेमड़ा, तो A टू दी पावर K का क्या होगा लेमड़ा टू दी पावर K। लेमड़ा टू दी पावर K इसका मतलब A स्क्वायर का क्या होगा लेमड़ा स्क्वायर, A स्क्वायर का क्या होगा लेमड़ा स्क्वायर। क्लियर इतनी बात, यहां तक किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ये मैट्रिक्स से A हमने प्रॉपर्टी में देखा था, उसका आइगन वैल्यू लेमड़ा, तो A टू दी पावर K का होगा लेमड़ा टू दी पावर K, A स्क्वायर का क्या होगा लेमड़ा स्क्वायर, A क्यूब का क्या होगा लेमड़ा क्यूब, A इनवर्स का क्या होगा 1 अपॉन लेमड़ा या लेमड़ा टू दी पावर -1। तो इस चीज का हम यूज करेंगे यहाँ पे, देखो अगर यहाँ पे ध्यान देना, अभी स्टेप बाय स्टेप। अगर A है मैट्रिक्स, उसके आइगन वैल्यूज ये हैं, तो बताओ लेमड़ा स्क्वायर के आइगन वैल्यूज क्या होंगे। लेमड़ा स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा फटाफट बताओ। A एक मैट्रिक्स है, उसके आइगन वैल्यूज क्या है 1 और -2,
तो लेमड़ा स्क्वायर के आइगन वैल्यूज क्या होंगे वो हमें देखना है। लेमड़ा स्क्वायर के, उनको भी मैं नाम देता हूं, लेमड़ा 1 इज इक्वल टू ए के आइगन वैल्यूज है 1 और -2, तो ए स्क्वायर का क्या होगा, जो ए का आइगन वैल्यू है उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करोगे 1, और दूसरा आइगन वैल्यू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। दूसरा आइगन वैल्यू -2 का स्क्वायर करोगे 4। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, यहां पे देखो कैसे हम लिखेंगे वो देखो, ये सिंपली 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2। तो आइगन वैल्यूज जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसका साइज भी क्या होगा, 2 क्रॉस 2, और उसके आइगन वैल्यूज हमेशा क्या होंगे, 2 ही होते हैं, ओ मींस 1 होते हैं। आइगन वैल्यूज हमेशा क्या होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 1 होते हैं। तो हमारे पास पूरा रॉ मटेरियल आ गया है, और ए का तो हमें पता ही है, ए के आइगन वैल्यूज क्या है, 1 और -2, 1 और -2। एक्चुअली ए को यहां पे लिखना चाहिए था, फिर ए स्क्वायर को नीचे, चलो कोई बात नहीं। ए के आइगन वैल्यूज हमको पता थे 2, 1 -2, तो ए स्क्वायर के कैसे निकाले, ए के आइगन वैल्यूज का हमने स्क्वायर कर दिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हमको पता है 1 ही होते हैं, तो अभी जो ये ओवरऑल मैट्रिक्स बना इसके आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे, सिंपली मैट्रिक्स बी के आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो इसके भी 2 आइगन वैल्यू होंगे, क्योंकि बी का भी साइज क्या होगा, 2 क्रॉस 2, क्या होगा, 2 क्रॉस 2। क्लियर इतनी बात। तो अभी यहां पे 2 आइगन वैल्यू निकलेंगे बी के, कैसे, सिंपली क्या करो, सिंपली इधर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की जगह लगाएंगे, ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू पहला ये आ गया 1, -3 इंटू ए है, तो ए का हम लगाएंगे पहला आइगन वैल्यू 1, ठीक है, और फिर +4 है, फिर आई का क्या लगाएंगे, आई का आइगन वैल्यू जो कि है 1, आई का आइगन वैल्यू है जो कि 1। तो आंसर क्या आया, 4 + 1 5 - 3 इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। इसका मतलब लेमड़ा 1 इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग बी का इसका मतलब क्या हुआ, जो मैट्रिक्स ए है उसका जो एक आइगन वैल्यू है 1, उसके करस्पॉन्डिंग बी का आइगन वैल्यू कितना आया, 2। बी का आइगन वैल्यू कितना आया, 2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो मैट्रिक्स ए है उसका जो एक आइगन वैल्यू है लेमड़ा 1 इज इक्वल टू 1, उसके करस्पॉन्डिंग ये क्या आया, बी का आइगन वैल्यू जो कि है 2, उसके करस्पॉन्डिंग जो ये नया मैट्रिक्स है उसका एक आइगन वैल्यू आया 2। तो अगर ए का हम आइगन वैल्यू ये वाला कंसीडर करें लेमड़ा इज इक्वल टू 1, तो उसके करस्पॉन्डिंग बी का आइगन वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। बी का आइगन वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। क्लियर, ओके, सबको लगता है, मींस ये सब होश है, ये कैसे सोल्व करना है। अभी ध्यान दो, अभी सेकंड अप्रोच बाकी है। अभी हमने लेमड़ा 1 इज इक्वल टू 1 के लिए निकाला, सिमिलरली लेमड़ा 2 इज इक्वल टू 4 के लिए रखेंगे। तो यहां पे ए स्क्वायर है, तो बताओ लेमड़ा 2, अभी यहां पे देखो ए स्क्वायर है, तो लेमड़ा 2 इज इक्वल टू -2 के लिए ए स्क्वायर क्या था, 4 था, क्या था, 4 -3, और -3 इंटू ए का दूसरा आइगन वैल्यू क्या है, -2 +4। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमेशा आइगन वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो ये कितना होगा, 4 + 6 10, तो ये कितना आया, 14 आया, ये कितना आया, 14 आया। क्लियर इतनी बात। तो जो आइगन वैल्यू ए था 1, उसके करस्पॉन्डिंग बी का आइगन वैल्यू कितना आया, 2, और जो इसका दूसरा आइगन वैल्यू था -2, उसके करस्पॉन्डिंग कितना आइगन वैल्यू आया, 14। इसका मतलब जो ये नया मैट्रिक्स बना इसके क्या आइगन वैल्यूज होंगे, 2 और 14, 2 और 14। क्लियर इतनी बात। अभी आता है आइगन वेक्टर्स का गेम, या तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा या तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो याद रखना, ये जो हमने प्रॉपर्टी लगाई, अगर ए के आइगन वैल्यूज होंगे लेमड़ा, अगर ए के आइगन वैल्यूज होंगे लेमड़ा, तो ए टू द पावर के क्या होंगे, लेमड़ा टू द पावर के। उस केस में सिर्फ मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू चेंज होता है, आइगन वेक्टर चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या है, ये जो हम ऑपरेशन लगाते हैं ए टू द पावर के फिर लेमड़ा टू द पावर के, इसमें जो आइगन वैल्यू होता है, नया जो मैट्रिक्स बना उसका चेंज होता है, लेकिन जो नया मैट्रिक्स बना जैसे कि यहां पे, इसके आइगन वेक्टर्स चेंज नहीं होंगे, इसके आइगन वेक्टर्स वही होंगे जो ए के थे, जो कि यहां पे है x1 एंड x2, जो कि यहां पे क्या है, x1 एंड x2। क्लियर हो गई इतनी बात, ओके, बिल्कुल। 214 सी, ओ माय गॉड, सी नहीं हो सकता, सी गलत ऑप्शन है,
सी गलत ऑप्शन है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, देखो फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये बहुत जगह आएगा आपको। हमें क्या पूछा गया था, हमें बोला गया था आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके 2 आइगन वैल्यूज हैं, क्लियर इतनी बात। फिर हमें बोला कि मैंने मैट्रिक्स ए में से एक पॉलिनोमियल फॉर्म में दूसरा मैट्रिक्स बनाया, तो बताओ इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे, इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे। तो हमने क्या बोला, ए के मेरे पास 2 आइगन वैल्यूज हैं 1 और -2। तो हमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम का पहले रॉ मटेरियल डेवलप कर दिया। रॉ मटेरियल कैसे डेवलप किया, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए है और आई है, तो आई के आइगन वैल्यूज हमको पता है हमेशा 1 होंगे। ए के हमको दिए गए हैं 1 और -2। ए स्क्वायर के कैसे निकाल सकते हैं, ए के जो आइगन वैल्यूज है उनका स्क्वायर कर देंगे, 1 का 1 -2 का 4। फिर मैंने क्या बोला, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग बी का आइगन वैल्यू क्या आएगा, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग बी ए स्क्वायर का क्या है 1 है, तो मैंने रखा 1 -3 इंटू लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं तो ए का क्या रखेंगे 1 +4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होता है 1 होता है। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे रखी, 2 आया। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या आया 2 आया। फिर लैम्डा 2 इज इक्वल टू -2 के करस्पॉन्डिंग सिमिलरली इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या आया 14 आया। और फिर मैंने आपको क्या बताया, अगर हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं a टू द पावर k, तो आइगन वैल्यू क्या हो जाता है लैम्डा टू द पावर k। इसका मतलब जो नया मैट्रिक्स आ रहा है a टू द पावर k, उसका आइगन वैल्यू चेंज होगा, लेकिन जो नया मैट्रिक्स मिला जैसे कि यहाँ पे b मिल रहा है, इसका आइगन वेक्टर वही होगा जो a का था, जो a का था। क्लियर इतनी बात। तो याद रखना a के टू दी a के फिर आइगन वैल्यू क्या हो जाता है लैम्डा टू दी पावर k। अगर ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो आइगन वेक्टर चेंज नहीं होता है, आइगन वेक्टर वही होगा जो मैट्रिक्स A का था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है A और पूछा जाए बताओ इसके इनवर्स के आइगन वैल्यूज क्या होंगे, तो जो मैट्रिक्स A था उसी के ही आइगन वैल्यूज का उल्टा ले लेंगे, वो A इनवर्स के आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि A इनवर्स के आइगन वेक्टर्स बताओ क्या होंगे, तो वो आइगन वेक्टर्स वही होंगे जो A के थे। क्लियर इतनी बात, ओके बिल्कुल बिल्कुल, चलो क्लियर हो गई इतनी बात। ए बी ए हाँ ए बिल्कुल ए। तो हमने क्या बोला, a टू दी पावर k लैम्डा टू दी पावर k ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आइगन वैल्यू चेंज होगा, सिर्फ आइगन वेक्टर चेंज नहीं होगा, आइगन वेक्टर चेंज नहीं होगा। बिल्कुल, चलो यहां तक जो सारी चीजें थी वो ऑलमोस्ट हमने कर दी है। लेकिन यहाँ पे एक आपका बेसिक प्रॉपर्टी, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। 5 मिनट का टॉपिक है, फिर आपका आज का सेशन हम समाप्त कर देंगे और उसके बेस पे हम कुछ एक सिर्फ प्रॉब्लम देखेंगे प्रीवियस ईयर का और फिर हम उन चीजों को खत्म कर देंगे। बिल्कुल, फिर एक अभी मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बिल्कुल अभी मेरे साथ, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आप असाइनमेंट में बना लेना, मतलब मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अभी आपको करवा दिए हैं, तो आपको क्वेश्चंस असाइनमेंट के बनाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अभी मैं आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ाऊंगा। कैली हैमिल्टन थ्योरम बिल्कुल एक छोटी सी मींस कुछ नहीं है उसमें, अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको आता है तो सिंपली कैली हैमिल्टन थ्योरम कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी तोप नहीं है। तो मेरे साथ अभी यहाँ पे साथ में लिखो, हाँ कैली हैमिल्टन थ्योरम, मेरे साथ अभी साथ में लिखो कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो हम लिखेंगे अभी क्या लिखेंगे, कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम लास्ट टॉपिक है हमारा लीनियर अलजेब्रा का, ये कैली हैमिल्टन थ्योरम, और बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इसके बेस पे क्या प्रॉब्लम बन सकती है वो हम एक प्रॉब्लम देखेंगे, कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम बेसिकली क्या करता है, ये बोलता है, इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये लिख लेना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation। क्लियर इतनी बात, इसका क्या मतलब है वो हम देख रहे हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its
इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, लेटस से चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही हम देखते हैं ताकि जल्दी से हमारी चीजें समाप्त हो जाए आज की। एग्जाम्पल लिखो इसका, एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको मैं समझा देता हूं। गेट का एग्जाम्पल है, if a is equal to 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, -3 2 -1 0, if a is equal to this matrix then a satisfies the relation, then a, चार ऑप्शन दिए गए, a satisfies the relation, चार ऑप्शन में नहीं लिखूंगा, आपको सिंपल बताऊंगा कैली हैमिल्टन थ्योरम कैसे लगाते हैं। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। तो ये मैट्रिक्स है ए, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनता है उसके डिटरमिनेंट को इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या बनेगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं, होगा शॉर्टकट जो कल बता दे, लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू ट्रेस ऑफ ए क्या है, -3 मींस +3 लेमडा इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा यहाँ पे +2 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये मेरा क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका मुझे मिल गया। इसके रूट्स निकालेंगे तो 2 आएंगे, इसके रूट्स निकालेंगे 2, वो क्या होंगे, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, जो कि एक रूट आएगा -1, एक रूट आएगा -2। क्लियर इतनी बात। अभी हम लेकिन कैली हैमिल्टन थ्योरम में इंटरेस्टेड है, वो देखो क्या बोलता है। कैली हैमिल्टन थ्योरम हमें बोल रहा है अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, जैसे कि मुझे यहां पे मिल गया, तो वो जो मैट्रिक्स है ए, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मैट्रिक्स ए है उसको अगर हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लेमडा की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या रिजल्ट जनरेट होना चाहिए, 0 रिजल्ट जनरेट होना चाहिए। सिंपल यही है। तो लेमडा की जगह पे क्या करेंगे, ए को रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, a² +3 लेमडा +2 इंटू 1, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे 0 नंबर था, यहाँ पे क्या होगा, 0 मैट्रिक्स। बस कैली हैमिल्टन थ्योरम ऐसा ही बोलता है। वो क्या बोलता है, आप सिंपली कोई भी मैट्रिक्स हो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसमें आप लेमडा को ए से रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस लेमडा बाय ए। बस यही कैली हैमिल्टन थ्योरम का शॉर्ट में थ्योरी है, शॉर्ट में कॉन्सेप्ट है। आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया गया है उसको, उसमें आप लेमडा को ए से क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। क्लियर इतनी बात, रिप्लेस कर सकते हो। तो बिल्कुल बस यही इतना है, बस यही कैली हैमिल्टन थ्योरम है। लेकिन इसमें आगे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल, तो एक आपका ऑप्शन होगा गेट में जो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, सॉरी 3 लेमडा नहीं, 3 इंटू ए। तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा गेट में जो कि इस टाइप का होगा, और इसको आगे देखो, गेट के 4 ऑप्शन है, उसमें ये ऑप्शन नहीं है, उसमें इनवर्स फॉर्म में ऑप्शन है। तो सिंपली देखो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन के दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए इनवर्स से। तो ये क्या हो जाएगा, a² +3a +2i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो हमेशा 0 ही आएगा। अभी मुझे बताओ, a² को हम क्या लिख सकते हैं, a² को हम लिख सकते हैं a इंटू ए। तो एक a यहां पे आएगा जो कि a इनवर्स के साथ प्रोडक्ट में मिलके क्या बना देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा। तो बाकी यहां पे एक ही a बचेगा, तो a +3 तो हमारा कांस्टेंट है। तो a इनवर्स इंटू a, किसी भी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स +2 इंटू a इनवर्स इंटू i। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मैट्रिक्स मिलेगा, 2a इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो गेट में ये ऑप्शन था, इसका मतलब क्या है, अगर ये एक मैट्रिक्स से a, तो वो क्या करेगा, ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, या तो ये वाला रिलेशन भी सेटिस्फाई करेगा, जिस हिसाब से ऑप्शन दिया गया हो। ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, 100% ट्रू होगा। आप चेक भी कर सकते हो, कैसे, आपके पास a है तो इसका स्क्वायर निकालो, a इंटू ए, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालो, यहां पे रखो, +3 इंटू दिस मैट्रिक्स रखो, +2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखो, तीनों का रिजल्ट ले लो, क्या आ जाएगा आपका,
जीरो मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? यहां तक सब क्लियर हो गया? तो कैली हैमिल्टन थ्योरम में किसी को कुछ डाउट है? कैली हैमिल्टन थ्योरम, बिल्कुल कैली हैमिल्टन थ्योरम में यहां पे आपको कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल क्या है, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया गया है। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आप लेमड़ा को ए से रिप्लेस कर सकते हो और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? इसके रूट्स तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स आएंगे, एक -1 और एक -2, एक -1 और एक -2। क्लियर हो गया? तो ठीक है, आप सबका ब्रेन लोडेड हो गया है। तो इस लेक्चर को मतलब जो मुझे बताना था वो सब मैंने बता दिया आपको। सारी चीजें लीनियर अलजेब्रा की यहाँ पे समाप्त होती है। जो भी कॉन्सेप्ट थे आपको पूरे बता दिए, जो भी क्वेश्चन से डिफरेंट टाइप के मैंने करवा दिए। अभी खेल आएगा असाइनमेंट में। असाइनमेंट में लीनियर अलजेब्रा में इस टॉपिक पे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, कैली हैमिल्टन थ्योरम, इसके बेसिस पे मैंने ऑलमोस्ट 40 से 50 क्वेश्चन डाल के रखे हैं। सेम असाइनमेंट में से मैंने ये 8-10 करवा दिए हैं, तो बाकी आपको 40 करने। वो असाइनमेंट अभी नहीं, वो असाइनमेंट आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। वो आपको असाइनमेंट कल मॉर्निंग में 12 बजे तक मिल जाएगा। वो असाइनमेंट 12 बजे तक मिल जाएगा, फिर आप सॉल्व करना। तब तक आप मस्ट रेस्ट ले लो। जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरेस्टेड हो तो अटेंड करो, ज्यादा से ज्यादा अटेंड करो। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट स्पेशली फंसते हैं एनालॉग में, उनको अटेंड करना चाहिए एटलीस्ट लेक्चर। ओके, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं सुबह को 6 बजे क्लास है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलो इस सेशन को हम इतना ही रखते हैं और लीनियर अलजेब्रा को हमने आज कंक्लूड कर दिया। लास्ट असाइनमेंट आपको कल मिलेगा ग्रुप में, तब तक एनालॉग का सुबह वाला असाइनमेंट सॉल्व करो। तो मिलेंगे कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए सबको गुड नाइट।